Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back in another video lecture. Dear students, hopefully आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को जारी रखे हुए होंगे. डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह यूनिट 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर को कवर करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन along with numerical response question. तो आइए चल के सीखते समझते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर. Dear students, here we have question number 1 of short response question और जो कि है कि why is copper preferred over silver for household wiring. हम घरों की जब वायरिंग करते हैं तो हम कॉपर को क्यों प्रेफर करते हैं सिल्वर के मुकाबले में, कंसिडरिंग कॉस्ट, कंडक्टिविटी एंड ड्यूरेबिलिटी. यानी इन तीन पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए आपने इसका आंसर करना है. तो पहले तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता हो कि सिल्वर जो है वो अच्छा कंडक्टर है कॉपर के मुकाबले में. सिल्वर अच्छा कंडक्टर है कॉपर के मुकाबले में, लेकिन हम फिर भी कॉपर ही क्यों यूज़ करते हैं? तो उसके रीज़न ये हैं कि सिल्वर बहुत महंगा है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. सिल्वर इज़ वेरी एक्सपेंसिव वाइल कॉपर इज़ मच चीपर एंड मोर इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्केल वायरिंग. क्योंकि घर में काफ़ी एरिया होता है और बहुत ज़्यादा वायर यूज़ होती है, इस वजह से हम इसको कॉपर को यूज़ करते हैं. दूसरी चीज़ कंडक्टिविटी जो है वो अगेन सिल्वर की ज़्यादा है कॉपर के मुकाबले में, लेकिन कॉपर भी एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग. थर्ड चीज़ ड्यूरेबिलिटी. कॉपर की जो ड्यूरेबिलिटी है वो सिल्वर के मुकाबले में ज़्यादा है. दैट मीन इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, लेस लाइकली टू ब्रेक एज कम्पेयर टू सिल्वर. और ये रेजिस्टेंस भी शो करता है क्रोजन के खिलाफ, इंश्योरिंग लॉन्ग लास्टिंग एंड सेफ वायरिंग. तो हम ये कह सकते हैं कि कॉपर प्रोवाइड एन आइडियल बैलेंस फॉर गुड कंडक्टिविटी, लो कॉस्ट एंड हाई ड्यूरेबिलिटी, मेकिंग इट मोर प्रैक्टिकल देन सिल्वर फॉर हाउस होल्ड वायरिंग. Dear students, question number 2 is why free electron in metals don't create a current without a potential difference. कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स के अंदर होते हैं ये करंट को क्यों क्रिएट नहीं करते अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ना करें. यानी बगैर बैटरी के किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो क्यों नहीं होता. तो आल्दो के कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसका आंसर ये है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं. यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करते, इस वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा होता विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस. ये देखें, जैसे ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इस तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, या इसको देख लें, ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड. तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा. लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन बैटरी अप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए. अब हम इसका आंसर लिखते हैं कि इन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज देयर मोशन इज रैंडम. इनका मोशन रैंडम होता है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन डायरेक्शन इक्वल दोज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. और यानी जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं. अच्छा, एज द रिजल्ट देयर इंडिविजुअल मूवमेंट कैंसल आउट, ये बात अभी हमने की है. नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट मीन नो करंट इज प्रोड्यूस. तो अब व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड it provide an electric field that pushes electron in a specific direction. यानी करंट के प्रोड्यूस होने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तब करंट फ्लो होगा, क्रिएटिंग अ स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस विच इज द इलेक्ट्रिक करंट. तो हम ये कह सकते हैं कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली, विद पोटेंशियल डिफरेंस दे मूव इन वन डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस करंट. Dear students, here we have question number 3 कि how conventional and actual current directions affect the circuit behavior. कि किस तरह से कन्वेंशनल या फिर एक्चुअल करंट की जो डायरेक्शन है वो इफेक्ट करती है सर्किट के बिहेवियर को.
एंड व्हाई कन्वेंशनल करंट इज इंपॉर्टेंट इन डायग्राम एंड कैलकुलेशन, कि कन्वेंशनल करंट क्यों इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस के लिए या एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि कन्वेंशनल या फिर ये जो एक्चुअल करंट है ये हम किसे कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा फिर इसको रिकॉल करवा देता हूँ। ये देखें कि ये बैटरी है और बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। आपको पता है कि नेगेटिव टर्मिनल दैट मीन कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। रियलिटी में, रियल लाइफ के अंदर इस तरह से नेगेटिव से चार्जेस फ्लो करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसको आप यहाँ ये देख भी सकते हैं, ये जो ग्रीन पाथ है ये हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते हैं। ये आजकल हमें पता है, लेकिन जो पहले साइंटिस्ट थे तब इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर नहीं हुआ था तो उनका ये मानना था कि ये जो करंट फ्लो करता है ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, यानी उन्होंने करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ली हुई थी। इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो अब बात यह है कि क्या अब हम पहले साइंटिस्ट की बात को छोड़कर आजकल जो मॉडर्न साइंस है, जो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो क्या ये डायरेक्शन ले लें? तो इसका आंसर है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लॉज जो है वो बन चुके हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही रखते हैं, और लेकिन ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन भले पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएं या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएं, यानी अगर आगे कोई भी आपने अप्लायंस लगाई है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही ज़रूरी है, वो जो है अप्लायंस अपना काम करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएं या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएं। तो हमने करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही मान ली। इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट कहते हैं। तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? एक्चुअल करंट दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ये एक्चुअल में ये होता है, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहा था। और कन्वेंशनल करंट एक इमेजिनरी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, इवन दो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कन्वेंशनल करंट। यानी कन्वेंशनल करंट जिस तरह बहता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट मूव करते हैं। कन्वेंशनल करंट इज यूज्ड इन सर्किट डायग्राम कैलकुलेशन एंड फार्मूला। कन्वेंशनल करंट को हमने यूज किया हुआ है किसी डायग्राम्स में, कैलकुलेशन में। क्यों यूज किया हुआ है? इट वाज डिफाइंड बिफोर इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड, यानी ये उससे पहले डिफाइन हुआ था जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। इट प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड सिंपल रेफरेंस फॉर एनालाइजिंग सर्किट, और ऑल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक लॉ जो हैं वो इसी पर बेस कर रहे हैं, जैसे ओम्स लॉ है, किरचॉफ लॉ है। ये बेस्ड करते हैं इसी कन्वेंशन के ऊपर कि चार्जेस फ्लो करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो हमने इन लॉज को इसी के ऊपर बेस करते हुए जो है वो ड्राइव किया हुआ है। तो अब हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो जस्ट हम कहते हैं कि ये कन्वेंशनल करंट है। इन शॉर्ट, द चॉइस ऑफ डायरेक्शन डज नॉट चेंज द सर्किट बिहेवियर। यानी अगर आप चूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से मूव कर रहे हैं या पॉजिटिव से मूव कर रहे हैं, तो इससे सर्किट बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट जस्ट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट एंड कैलकुलेट करंट फ्लो। ये इसमें मेन बात है जो आपको पता हो और जो आपने याद भी रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है कि कंपेयर ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाई दिस डिस्टिंक्शन मैटर्स इन सर्किट एनालिसिस। पहले हमने ये बताना है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, और ये जो फ़र्क है ये मैटर क्यों करता है सर्किट एनालिसिस में। तो पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, सर्किट हमारे पास है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसमें ये हमारे पास बैटरी है और यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ये बल्ब है, लोड लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस है। तो इसमें देखने की बात ये है कि जो हमारे पास पोटेंशियल होगा अक्रॉस दिस बैटरी, इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इसको हमने कहना है ईएमएफ। यानी जो एनर्जी ये बैटरी प्रोड्यूस करेगी उसको हम कहेंगे ईएमएफ, और जो एनर्जी, जो पोटेंशियल ये कंज्यूम करेगा बल्ब, इसको हम कहेंगे वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि एनर्जी जो ये प्रोड्यूस कर रहा है सेल हमारा, ये ईएमएफ होगा, ये हमेशा ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा।
और ये जो है जो कंज्यूम करेगा हमारे पास लोड जो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज कहेंगे। तो ये इनमें बेसिक फर्क है। तो ईएमएफ हमेशा किसी भी सर्किट के अंदर ज्यादा होगी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो सकता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट और बैटरी या फिर सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप उतना नहीं होगा जितना जो है वो ये ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो इसमें अब हमने इनके अलग अलग नाम क्यों रखे हैं? इनके अलग अलग नाम इस वजह से रखे हैं कि एक आपके पास एनर्जी है सेल के अक्रॉस जो प्रोड्यूस हो रही है, और एक एनर्जी आपके पास है जो कंज्यूम हो रही है। तो भले ये बल्ब हो या ना हो, ईएमएफ एग्जिस्ट कर रही होगी, यानी सर्किट कंप्लीट हो या ना हो ईएमएफ होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा जब ये सर्किट जो है वो क्लोज होगा। यानी बल्ब ग्लो कर रहा होगा तब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, अगर बल्ब ऑफ हुआ, ग्लो ना कर रहा हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये डायग्राम आपको इससे देख के समझ आ जाना चाहिए कि ईएमएफ हम कह रहे हैं जो एनर्जी हमारे पास बैटरी के अक्रॉस है, यानी बैटरी जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है उसको हम ईएमएफ कह रहे हैं, और जो एनर्जी सर्किट के अंदर यूज हो रही है, जो पोटेंशियल यूज हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों में यही फर्क है। अब हम इसको फर्दर देख लेते हैं। तो यहां देखें डेफिनेशन में, द एनर्जी सप्लाई बाय द सेल और द बैटरी पर यूनिट चार्ज को जो बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है इसको हम ईएमएफ कह रहे हैं, और एनर्जी जो यूज्ड हो रही है या लॉस्ट हो रही है बाय द चार्ज लॉस कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट इन द सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट पर जो एनर्जी यूज हो रही है या लॉस हो रही है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी जो यूज होगी या लॉस होगी या क्रॉस लोड ही होगी, या रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही ऐसा हो रहा होगा। नेक्स्ट सिंबल इसका ई है, इसका सिंबल वी है। मेजर्ड हम कहाँ करते हैं? अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सोर्स, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तब आपने इसको मेजर करना है, और अक्रॉस द कंपोनेंट लाइक रेजिस्टेंस जब करंट फ्लो करता है। वर्क डन बाय द सोर्स, और ये वर्क डन बाय द सर्किट एलिमेंट। इसी तरीके से वर्क डन ऑन द सर्किट एलिमेंट, बाय द नहीं। अच्छा, वैल्यूज में क्या है कि हमेशा ईएमएफ जो है वो ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस से, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा लेस होगा ईएमएफ से। तो अब हम ये कह रहे हैं कि सर्किट एनालिसिस में हम इसमें फर्क क्यों करते हैं, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्यों करते हैं, नेक्स्ट जो इसका पार्ट था। तो इसका आंसर ये है कि अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस हेल्प इन द एक्यूरेट सर्किट एनालिसिस। अगर हम इसमें डिफरेंस का हमें पता होगा तभी हम एक्यूरेट सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं कि ईएमएफ टेल्स हाउ मच एनर्जी सोर्स कैन सप्लाई, कि सोर्स कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें बताएगा कि एनर्जी कितनी यूज हो रही है या कितनी डिलीवर हो रही है कंपोनेंट को। और फॉर अकाउंटिंग फॉर इंटरनल लॉसेस, कि हम ये मेजर कर सकें कि इंटरनल लॉसेस कितने हो रहे हैं। तो ये दोनों टर्म्स अगर हम दोनों को एक मान लें कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक है, तो दैट मीन कि इंटरनल लॉसेस ही नहीं हो रहे, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता, इंटरनल लॉसेस होते हैं। तो इंटरनल लॉसेस का तभी हमें पता चलेगा कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और जो कंज्यूम हो रही है ये दो अलग अलग हैं, और इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है इंटरनल लॉसेस के। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, हाउ करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो करंट कैरिंग वायर है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होती है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि एक ऐसी वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हैं वो इक्वल हैं, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी द वायर मेटल एटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई फिक्स्ड इन द प्लेस, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई हैं जो कि फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहे, ऐसे एटम जिनकी वजह से इसके पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। Although these electrons are moving, their total negative charges exactly balance the total positive charge of the metal ion. यानी ये जो इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो टोटल नेगेटिव चार्जेस हैं उन्होंने बैलेंस किया हुआ है टोटल पॉजिटिव चार्ज को। सो एट एनी इंस्टेंस देयर इज नो ओवरऑल एक्सेस ऑफ चार्जेस, ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट बिल्ड अप। यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कहीं बिल्ड अप नहीं हो रहे। तो हम इसको कह सकते हैं कि अ वायर कंडक्ट current due to motion of electron but remains electrically neutral because positive and negative charge are equal in the number. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि वुड द लाइट स्टिल वर्क इफ अ कार बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल वर इंटरचेंज।
ये कार की जो बैटरी होती है, या हम घरों में भी ये बैटरी यूज़ करते हैं यूपीएस पर्पज़ के लिए, तो अगर आप इसका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टर्मिनल को इंटरचेंज कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव लगा दें और नेगेटिव पॉजिटिव लगा दें, तो क्या जो कार की जो लाइट है वो स्टिल वर्क करेगी या नहीं करेगी? तो इसके दो आंसर हैं। एक आंसर ये है कि जो हमारे पास एक तरह के बल्ब होते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑन होते हैं। कुछ ये डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो डीसी जो हमारे पास बल्ब हैं वो एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में करंट उनके अंदर से फ्लो करेगा तो वो ऑन होंगे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में उनके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो वो ऑन नहीं होंगे। तो ये प्योरली डिपेंड करता है कि जो अप्लायंस है वो कैसी है। आजकल ऐसी अप्लायंस आ गई हैं कि जिस मर्जी डायरेक्शंस में उनके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो वो ग्लो होंगे, वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि इन मॉडर्न कार्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लाइक लाइट आर डिजाइन टू वर्क ओनली विद द करेक्ट पोलैरिटी, यानी ये तभी काम करते हैं जब करेक्ट पोलैरिटी होगी। तो रिवर्सिंग द टर्मिनल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और अगर आप रिवर्स कर देते हैं टर्मिनल को तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट की, विच कैन काज नो लाइट, लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी या फिर इसको डैमेज भी हो सकता है। और क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सच एज सेंसर और कंट्रोल मॉड्यूल जो हैं वो इससे डैमेज भी हो सकते हैं। हाउएवर सिंपल बल्ब जिसमें फिलामेंट होता है वो ग्लो कर सकता है इफ पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, अगर आप पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, बिकॉज दे ओनली नीड करंट फ्लो नॉट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी इनको सिर्फ ये चाहिए कि करंट फ्लो करे, इसमें डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एवेल्युएट द लिमिट ऑफ ओम्स लॉ फॉर डिफरेंट मटेरियल स्पेशली अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। ओम्स लॉ को एवेल्युएट करना है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। तो ओम्स लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट है उसकी जो वैल्यू है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी कंडीशन क्या है कि अगर टेम्परेचर और दूसरी जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो आप चेंज नहीं करते तब ऐसा पॉसिबल होगा। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो इन मेटल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, कुछ मेटल्स हैं जिसमें जब करंट फ्लो ज़्यादा करता है तो उनका टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। यानी वैसे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, लेकिन आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो ये ओम्स लॉ जो है वो यहाँ वैलिड नहीं करता। जिस तरह फिलामेंट बल्ब है, ये इसकी एग्जांपल है, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। और कुछ नॉन ओमिक मटेरियल्स होते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स हैं, डायोड हैं, रेजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। करंट वोल्टेज जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर है। अगेन वेरी हाई और लो वोल्टेज, यानी वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है तब भी ओम्स लॉ जो है वो फेल हो जाता है, ओम्स लॉ होल्ड नहीं करता। ये ओम्स लॉ की लिमिटेशंस हैं कि ओम्स लॉ टेम्परेचर के चेंज होने से होल्ड नहीं करता, नॉन ओमिक मटेरियल्स के लिए होल्ड नहीं करता, और वेरी हाई और वेरी लो वोल्टेजेस के लिए भी होल्ड नहीं करता। Next we have question number 8, how does a wire shape affect its resistance whether bending changes it, कि किस तरह से जो वायर की शेप है वो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती है अगर आप इसको बेंड भी कर दें। तो देखिए कि वायर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मटेरियल रेजिस्टिविटी गिवन बाय दैट फार्मूला। रेजिस्टेंस इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक रेजिस्टिविटी पर, ये जो रो लिखा है इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, एक लेंथ पर और एक एरिया पर, इन पर डिपेंड करती है। अगर ये पैरामीटर्स आप चेंज करेंगे तो फिर तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, लेकिन इनमें से अगर कोई पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा तो फिर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो यहाँ लिखा है कि इफ़ यू स्ट्रेच अ वायर, अगर आप वायर को स्ट्रेच कर दें, मेकिंग इट लॉन्गर एंड थिनर, इट रेजिस्टेंस इंक्रीज बिकॉज एल इंक्रीज। जब आप वायर को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, और लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरीके से एंड एरिया, जब लेंथ इंक्रीज होगी तो एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और एरिया जो है वो कम हो जाएगा, और एरिया अगर कम हुआ तो रेजिस्टेंस जो है वो फिर इंक्रीज कर जाएगी। अगेन यहाँ लेंथ भी ज़्यादा हो रही है और एरिया भी कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस ने क्या होना है, इंक्रीज ही होना है।
नेक्स्ट, इफ यू शॉर्टन और थिक इट, अगर आप इसको छोटा कर देते हैं और मोटा कर देते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एल डिक्रीज होगा और ए जो है वो इंक्रीज होगा। इसी के साथ अगर आप बेंड करते हैं इसको, यानी वायर को बेंड करते हैं, बेंडिंग वायर डज नॉट चेंज इट्स लेंथ, एरिया और मटेरियल। तो बेंडिंग करने से ना तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है, ना उसका एरिया चेंज हो रहा है, ना उसका मटेरियल चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस सेम की सेम रहेगी। ओनली द फिजिकल शेप चेंजेस नॉट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल शेप सिर्फ चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी बेंडिंग से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर इज 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। हाउ डज दिस इफेक्ट कॉपर परफॉर्मेंस इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम अंडर वेरिंग टेम्परेचर। यानी जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो फिर ये कॉपर जो है वो किस तरह से इफेक्ट होगी, ये भी हमने देखना है इसकी परफॉर्मेंस। तो यहाँ लिखा है कि द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको आप अल्फा भी कहते हैं फॉर कॉपर, ये इसकी वैल्यू है, विच मीन फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर। अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहे हैं तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इंक्रीज होगी 0.4%। इतनी रेजिस्टेंस इसकी इंक्रीज हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू से। तो इफेक्ट ऑफ कॉपर परफॉर्मेंस क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, सो करंट स्लाइटली डिक्रीज, और रेजिस्टेंस अगर करंट के रास्ते में ज़्यादा होगी तो जो करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दिस कैन कॉज पावर लॉस, तो इसकी वजह से पावर लॉस होगा और हीट प्रोड्यूस होगी वायर के अंदर। लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, इंप्रूविंग कंडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। तो इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइनर मस्ट कंसीडर द राइज इन रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर टू अवॉइड ओवरहीटिंग एंड वोल्टेज ड्रॉप, कि वोल्टेज ड्रॉप भी ना हो और ओवरहीटिंग भी ना हो। दैट्स वाई कॉपर वायर आर थिक इनफ टू हैंडल एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सेफली। इस वजह से कॉपर वायर जो होती हैं वो थिक होती हैं ताकि वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को सेफली कर सकें, ओवरकम कर सकें। Dear students, here we have the last question of short response questions. वो ये है कि how would you define the fluid resistance for water carrying pipe? एक वाटर कैरिंग पाइप है और इसमें से आप फ्लूइड रेजिस्टेंस को किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो इसमें ये है कि ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द पाइप टू फ्लो ऑफ वाटर, जो पाइप है वो कितनी ऑपोजिशन कर रहा है कि पानी इसके अंदर से फ्लो ना करे, इसको हम फ्लूइड रेजिस्टेंस कह रहे हैं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करती है ताकि वो फ्लो ना हो। फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लूइड रेजिस्टेंस, वो कौन से फैक्टर्स हैं। लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की लेंथ अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। इसी तरीके से रेडियस या डायमीटर, अगर पाइप नैरो है तो तब भी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। ये बिल्कुल वैसे ही अभी हम इसको देख रहे हैं जिस तरह अभी हमने करंट को देखा था कि जो रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, उसमें जो है वो रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी ये जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर, रेडियस पर, और साथ में नेचर ऑफ द फ्लूइड, कि फ्लूइड कौन सा मूव कर रहा है। अगर ज़्यादा विस्कोस वो होगा, फ्लूइड होगा, अगर आप हनी फ्लो करवा रहे हैं, वो शहद वो ज़्यादा गाढ़ा होता है जिसकी वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो रफनेस ऑफ द पाइप वॉल, पाइप की जो वॉल है वो कैसी है, उसकी रफ है, कैसी सरफेस है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम या फिर ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस हैं और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू चार्ज आ 200 एम्पियर आवर बैटरी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ करंट 25 एम्पियर। यानी एक बैटरी है जो कि जिसकी कैपेसिटी 200 एम्पियर आवर है। यहाँ हम लिख लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी 200 एम्पियर आवर है। इसका मतलब ये है कि एक आवर के अंदर 200 करंट इसके अंदर स्टोर हो सकता है। अब ये है कि अभी हमने इसको कनेक्ट किया है 25 एम्पेयर करंट के साथ, यानी इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 25 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। तो आपने टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा ताकि ये 200 एम्पेयर आवर का करंट जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए। तो यहाँ देखिए फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो बैटरी कैपेसिटी ओवर चार्जिंग करंट। तो यहाँ ऊपर बैटरी कैपेसिटी कितनी है, 200 एम्पेयर आवर है, और टाइम कितना है 25, चार्जिंग करंट कितना है 25 एम्पेयर। तो अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर लें तो यहाँ जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 8 आवर, कि दैट मीन 8 आवर्स लगेंगे। अगर 25 एम्पेयर पर आवर के हिसाब से आप इसको चार्ज कर रहे हैं तो 8 आवर्स लगेंगे इसको चार्ज होने के लिए।
तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि इट विल टेक 8 आवर टू फुली चार्ज द 200 एम्पेयर आवर बैटरी एट द करंट ऑफ 25 एम्पेयर, यानी 25 एम्पेयर का करंट है, तो फिर इसको कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स लग जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और वो ये है कि 12 वोल्ट EMF source is connected to a purely resistive appliance, a light bulb, यानी एक 12 वोल्ट की EMF है, हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है और ये हमने एक बल्ब के साथ अटैच किया है और एन इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लो थ्रू इट, और 2 एम्पेयर का करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। कंसीडर द कंडक्टिव वायर टू बी रेजिस्टेंस फ्री, एक कंडक्टिव वायर है जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये भी हमने बताना है। तो गिवन डाटा क्या है, EMF है, यानी बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट की है और करंट कितना मूव करके जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट मूव करके जा रहा है। वायर जो है वो रेजिस्टेंस फ्री है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब ओनली होगी। तो अब हम यहाँ वो फार्मूला, ये जो ओम्स लॉ है, बेसिकली V इज इक्वल टू IR होता है, यहाँ से हमने ये निकाला है R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय I। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज की वैल्यू 12 है और इसकी वैल्यू 2 है करंट की, तो इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 6 ओम का। तो यहां हम लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, लाइट बल्ब इज 6 ओम। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन है, जो कि है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है किसी कंपोनेंट के अक्रॉस, लेट्स सपोज बल्ब ही ले लें, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है इनिशियल वैल्यू के 1/4 टाइम, यानी जो शुरू में जिसकी वैल्यू थी वो ज़्यादा थी पोटेंशियल डिफरेंस की, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। तो आपने ये बताना है कि व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, तो करंट में कितना चेंज आएगा ये अभी हमने बताना है। तो डाटा को लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ 1/4 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, कि शुरू में जितनी भी वैल्यू थी उसका 1/4 हो गया, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुई। तो यहां हमने ओम्स लॉ लिखा है। ओम्स लॉ क्या है, I इज इक्वल टू V ओवर R। अब जो न्यू करंट होगा वो हमने बताना है, तो न्यू करंट जो होगा वो न्यू वोल्टेज और न्यू रेजिस्टेंस तो सेम है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा होगा। अच्छा, जो न्यू वोल्टेज है वो हमें उसने बताया है कि वो 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू है, जो शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस था वो कम होकर 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू हो गया है। तो 1/4 को यहाँ बाहर ले लें, यानी V न्यू की जगह आपने, न्यू पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है ना, तो उसकी जगह 1/4 ऑफ V इनिशियल हमने लिख दिया। तो यहाँ हमने क्या करना है, 1/4 को बाहर ले जाएं, V इनिशियल ओवर R। तो V इनिशियल ओवर R को अभी हम क्या कहेंगे, VI कह देंगे, मतलब इसको सॉरी I इनिशियल कह देंगे। V ओवर R I होता है ना, तो V इनिशियल ओवर R क्या हो जाएगा, I इनिशियल हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया I इनिशियल। तो जो न्यू करंट होगा वो 1/4 हो जाएगा इनिशियल वैल्यू के। तो इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि आप वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी उसके करस्पॉन्डिंग डिक्रीज ही होगा। यही तो ओम्स लॉ ने कहा था कि अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज होगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, उसकी लिमिटेशन ये है कि आप रेजिस्टेंस को चेंज ना करें। तो इस न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, तो अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रही है 1/4 तो करंट भी 1/4 डिक्रीज ही हो जाएगा। तो द करंट बिकम 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, करंट 1/4 हो जाएगा अपनी इनिशियल वैल्यू के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वोल्टेज इज नेसेसरी टू पास द करंट ऑफ 50 एम्पेयर थ्रू आ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। अब हमने वोल्टेज बतानी है। अगर हमारे पास करंट जो है वो 50 एम्पेयर है और कितनी रेजिस्टेंस में से गुजर के जा रहा है, 100 ओम की रेजिस्टेंस में इतना करंट अगर गुजर कर जा रहा है तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये अभी हमने बताना है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग ओहम लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ करंट की वैल्यू लिख दी, यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 5000 वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5000 वोल्ट का, तब वहां से इतना करंट गुजर की जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि है द करंट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर in a circuit is 0.5 ampere when the voltage across is 6.0 volt,
what current will pass through the same resistance when the voltage across it is 9.0 volt. अब इसका डाटा हम लिख लेते हैं. डाटा क्या हमें कह रहा है कि पहले करंट जो है वो 0.5 एम्पियर का है और जब वोल्टेज 6.0 वोल्ट की है. तो यहाँ हमने लिख लिया कि करंट इतना है, उस टाइम वोल्टेज इतनी थी. तो ये दोनों सेम केस है, इसलिए I1 और V1 हमने इसके साथ लिख दिया. थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कह रहा है कि वोल्टेज हमने इंक्रीज कर दी 6.6 वोल्ट से 9 वोल्ट वोल्टेज इंक्रीज कर दी. तो करंट की वैल्यू कितनी होगी ये हमने बतानी है. अच्छा, रेजिस्टेंस सेम है, इसमें रेजिस्टेंस सेम है, करंट की वैल्यू हमने बतानी है. तो आपका क्या ख्याल है कि वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. तो यहाँ देखें कि ये देखें हमने लिखा है कि R इज इक्वल टू V1 ओवर I1 एंड R इज इक्वल टू V2 ओवर I2, यानी दोनों टाइम R सेम होगा. तो R अगर सेम है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव V1 ओवर I1 V2 ओवर I2. तो यहाँ से हमने जस्ट I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम बाकी वैल्यूज लिख लेते हैं. देखिए V1 की जगह हमने 6 वोल्ट लिख दिया, I1 की जगह 0.5, V2 की जगह 9.0 और I2 यहाँ आएगा. ये I1 मिस्टेकनली लिखा गया है, यहाँ I2 की वैल्यू आएगी. तो I2 आपने कंसिडर करना है. अब मैं यहाँ इसको ड्यूरिंग लेक्चर मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये I2 है, I1 तो हमें पता है. तो जस्ट आपने इसको इधर जो है वो इधर ले जाएं, इस तरफ ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6.0 वोल्ट को इसके नीचे डिवाइड कर दें और ये जो 0.5 है इसको इधर ले आएं. तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो I2 की वैल्यू होगी वो 0.75 एम्पेयर होगी. देखें कि पहले हमारे पास करंट इतना था, अब करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है. क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि वोल्टेज हमने इंक्रीज कर दी. नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि है कि द लेंथ एंड द एरिया ऑफ द वायर are given as 2 meter and 0.4 millimeter square respectively. The resistance of that wire is 0.085 ohm. Calculate the resistivity. अब देखें कि लेंथ उसने हमें बताई है और साथ में एरिया बताया है और रेजिस्टेंस भी बताई है. हमने रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले ये जो एरिया मिलीमीटर स्क्वायर है इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. मिली का मतलब है 10⁻⁻3. तो यहाँ मिली को 10⁻⁻3 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लिखेंगे तो -6 हो जाएगा. इससे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, रेजिस्टिविटी जो कैलकुलेट करनी है उसका जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R क्रॉस A ओवर L. ये हम फार्मूला जो है वो ड्राइव करके आए हुए हैं, आप वहां से देख लें प्रीवियस लेक्चर से. जस्ट यहाँ हम इसकी वैल्यूज को पुट करने लगे हैं. तो रेजिस्टेंस हमारे पास 0.085 है, जो हमारे पास एरिया है वो 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 है और जो लेंथ ऑफ वायर है वो 2 मीटर है. इन सबको करने के बाद यहाँ रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओहम मीटर आ जाएगी. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओहमिक मीटर. तो इसमें अब हमने पहले कैलकुलेट करना है ऑफ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी. यानी आपने वायर को खींच के उसकी लेंथ को डबल कर देना है और तो फिर उसकी न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी. पहले हमसे ये पूछा है तो पहले हम इसको आंसर कर लेते हैं. यहाँ देखिए कि डाटा में हमारे पास इनिशियल रेजिस्टिविटी है, लेंथ है और टेम्परेचर भी है, ये आगे दिया है, ये वाला इंक्रीज ये आगे अभी सेकंड पार्ट में आएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट और टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर. तो पहले उसने ये कहा है कि अगर आप इसकी लेंथ को 4 मीटर कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, तो फिर रेजिस्टिविटी की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा. तो इसका आंसर ये है कि व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड द डायमेंशन. ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती सच एज लेंथ और एरिया पर. सो व्हेन द वायर इज स्ट्रेच विदाउट चेंजिंग मटेरियल इट्स रेजिस्टिविटी रिमेन द सेम. इसकी रेजिस्टिविटी वही रहने वाली है क्योंकि रेजिस्टिविटी इस पर डिपेंड ही नहीं करती लेंथ के ऊपर. नेक्स्ट सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें हमने ये कैलकुलेट करना है कि अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें 20 केल्विन तक तो फिर न्यू रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी. तो उसके लिए ये फार्मूला ये है कि न्यू रेजिस्टिविटी को हमने ρ2 से रिप्रेजेंट किया है. ये डिपेंड करती है इनिशियल रेजिस्टिविटी और चेंज इन टेम्परेचर पर. ये हमने डेरिवेशन की हुई है अपने, मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 3 है जिसके अंदर हमने इसको डेरिवेशन की है, तो वहां से आप इसको डेरिवेशन को लाजमी देखें. तो ρ1 की जो वैल्यू है इनिशियल रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो 1.7 है, ये लिखी हुई है
और 1 एज इट इज, और कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू 3.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन, और साथ में चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 20 केल्विन है। इन सबको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आ गई है। तो देखें आप पहले इनिशियल रेजिस्टिविटी 1.7 थी, टेम्परेचर जब आपने 20 केल्विन इंक्रीज किया तो न्यू रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई, पहले से ज़्यादा हो गई। लेकिन हमने क्या देखा कि जब आप स्ट्रेच कर रहे थे तब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज हो गई ड्यू टू कोलिजन बिटवीन कॉपर एटम्स। Dear students, here we have last question of this lecture, और यहाँ इसमें हमें बताया गया है कि at some temperature T naught the resistivity of the metallic conductor is 1.7 multiplied 10⁻⁸ ohm meter. If the temperature increase 50 Kelvin, find the new resistivity by taking temperature coefficient of the resistivity as 0.004. अभी ये जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया है बिल्कुल वैसा ही है, आप इसको खुद करने की कोशिश करें और बाद में इसको देखें कि आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही किया है कि नहीं। तो यहाँ देखें कि अगेन हम डाटा लिख लेते हैं, हमारे पास इनिशियल रेजिस्टिविटी की वैल्यू और टेम्परेचर की चेंज की वैल्यू और कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो था, फार्मूला क्या यूज करेंगे, यही वाला कि न्यू रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू 1 प्लस अल्फा टाइम डेल टी। यहाँ जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करने के बाद आप देखें कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज 50 केल्विन दैट रेजिस्टिविटी इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 1.7 10⁻⁸ to 2.04 multiplied 10⁻⁸ ohm meter. Dear students, this is all about numerical response questions and short response question. अगर कोई भी क्यूरी है या कहीं से आप लोगों को समझ नहीं आई तो लाजमी क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह न्यू वीडियो लेक्चर्स में हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट 17 की तरफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।